महाराणा के अंतिम वर्ष। महाराणा प्रताप ने 1585 में चावंड में अपनी नई राजधानी स्थापित की, जो उदयपुर से 60 किलोमीटर दक्षिण डूंगरपुर के पास स्थित थी। अपने जीवन के शेष 13 वर्षों में उन्होंने यहां से मेवाड़ पर शासन किया। हालांकि यह अवधि सापेक्ष कठिनाई की बनी रही, क्योंकि मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मुगल साम्राज्य के कब्जे में था। प्रताप ने चावंड में अपने महल के साथ साथ प्रशासनिक भवन, अस्तबल, एक चौक और चामुंड माता का मंदिर स्थानीय पत्थर और चूने के गारे का उपयोग करके बनवाए। स्थानीय किंवदंती के अनुसार उन्होंने चावंड के 10 किलोमीटर के दायरे में 1 दर्जन से अधिक गुप्त ठिकानों का निर्माण भी किया, जहां उनका शस्त्रागार और उनकी सेना छिपी रहती थी और जहां उनके भी योद्धा रहते थे। आज उनका महल खंडहर में बदल चुका है और उन ठिकानों के कुछ ही निशान बचे हैं। हालांकि चामुंड माता का मंदिर आज भी खड़ा है। समकालीन कवि पंडित जीवाधर द्वारा रचित अमरसार पाठ, जो प्रताप के उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह आय के मेवाड़ दरबार में लिखा गया था, हमें बताता है कि चावंड में प्रताप को अंततः कुछ शांति प्राप्त हुई और उन्होंने व्यवस्था स्थापित की। अक्सर जब वह देश भर में घुड़सवारी करते या शिकार अभियानों पर जाते, महाराणा अपने बचपन के शिकार कौशल अखेट के अनुभवों को याद करते, जो उन्होंने गोगुंदा और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों में सीखा था। चावंड दरबार ने कवियों, लेखकों, कलाकारों और कारीगरों को भी शरण दी। और इससे पहले भी, जब प्रताप का ध्यान अकबर की साम्राज्यवादी सेनाओं से लड़ने में व्यस्त था, उन्होंने कई विद्वानों और कलाकारों को शरण और संरक्षण दिया। महाराणा प्रताप और उनके उत्तराधिकारी अमर सिंह के तहत चावंड स्कूल की लघु चित्रकला का विकास हुआ और अपनी अनूठी दिशा में आगे बढ़ा, जिसमें एक प्रसिद्ध चित्रकार नसीरुद्दीन इसके कार्यशाला का हिस्सा थे। चावंड के इस काल के दौरान विभिन्न रागमाला सेट, जो संगीतात्मक भावों को दर्शाते हैं, बनाए गए थे और यह शैली 17वीं शताब्दी तक जारी रही। चावंड स्कूल की चित्रकला की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं: आकृतियों की नुकीली नाक, बड़ी आँखें और कोणीय चेहरे, उनका पारदर्शी वस्त्र, लहराती आकाश रेखाएं और भूरे और लाल रंगों का उपयोग। जैसा कि कला इतिहासकारों ने देखा है, ये विशेषताएं गुजराती जैन पांडुलिपियों के साथ साथ 16वीं शताब्दी से पहले की राजस्थानी चित्रकला के प्रभावों को दर्शाती हैं। 1596 से 97 की सर्दियों में शिकार करते समय महाराणा प्रताप को आंतरिक चोट लगी, जो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। अंततः 57 वर्षीय महाराणा 11वें दिन शुक्ल पक्ष की माघ महीने में विक्रम संवत 1658, जो कि 19 जनवरी 1597 के समकक्ष था, चावंड में अपने घावों के कारण चल बसे। उनका स्मारक छतरी स्मारक स्थल पास के बंडोली गांव में बनाया गया। 1585 से लेकर उनकी मृत्यु तक जनवरी 1597 के 13 वर्षों में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के एक बड़े हिस्से को वापस प्राप्त करने में सफलता पाई। हालांकि कुछ उल्लेखनीय अपवाद थे। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद प्रताप कभी भी अपनी पुश्तैनी राजधानी चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके। हालांकि वे चित्तौड़ के आसपास के कुछ क्षेत्रों पर मेवाड़ का नियंत्रण वापस पाने में सफल रहे। मंडलगढ़ भी मुगल नियंत्रण में बना रहा। लंबे समय तक चले संघर्षों ने भूमि को बर्बाद कर दिया था, कई युद्धों और सेनाओं द्वारा हुई विनाशकारी गतिविधियों के कारण। इसके अलावा महाराणा ने अपने लोगों को भूमि की खेती न करने का आदेश दिया था, ताकि आक्रमणकारी सेनाएं मेवाड़ की भूमि से भोजन और सामग्री प्राप्त न कर सकें। लेकिन धीरे धीरे मेवाड़ के साधारण लोग, जिन्होंने मेवाड़ मुगल संघर्ष के उथल-पुथल भरे वर्षों के दौरान अपनी भूमि और घर छोड़ दिए थे, वापस लौटने लगे। कृषि गतिविधियां फिर से शुरू हुई, जिसमें अच्छे मानसून वर्षों की एक श्रृंखला ने सहायता की। व्यापार और आर्थिक गतिविधियां भी, हालांकि सतर्कता के साथ, फिर से चालू हुई। लेकिन महाराणा प्रताप के अंतिम दिन चिंताजनक थे। कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे,
तब भी उनके मन में चित्तौड़ को मुगल नियंत्रण से वापस न ले पाने का कड़वा पछतावा था। चित्तौड़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि यह प्रताप के वंश की आत्मा का प्रतीक भी था। चित्तौड़ 1568 में महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह II के शासनकाल में मुगल सम्राट अकबर के अधीन चला गया था, जो प्रताप के मेवाड़ का शासक बनने से लगभग 4 साल पहले हुआ था। प्रताप ने हमेशा चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करने का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत मील का पत्थर रखा था। हल्दी घाटी में लड़ा गया भयंकर युद्ध प्रताप के अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। एक निर्णायक जीत का मतलब होता कि मुगल सेनाएं मेवाड़ के क्षेत्रों से हट जाती और चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ जैसे किले फिर से मेवाड़ के ध्वज तले आ जाते। एक निर्णायक जीत का मतलब होता कि गोगुंदा, कुंभलगढ़ और उदयपुर जैसी जगहों पर निर्बाध मेवाड़ी कब्जा बना रहता और प्रताप अपने पूर्वजों के सिंहासन पर बैठते, न कि गोगुंदा, कुंभलगढ़, धोलन या चावंड की दुर्गम पहाड़ियों में। इसके बजाय प्रताप अपने पूर्वजों के कभी भव्य लेकिन अब तबाह हो चुके चित्तौड़ के सभा मंडप, सभा कक्ष से शासन करते, जिसे उनके पिता उदय सिंह ने अपने उदयपुर महल किले में दोहराने की कोशिश की थी। फिर भी महाराणा के अडिग अनुयायियों और यहाँ तक कि उनके शत्रुओं के लिए भी हल्दी घाटी कोई हार नहीं थी। हल्दी घाटी के बाद मुगल सेनाओं ने अरावली की पहाड़ियों में मेवाड़ के शासक की छाया का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहीं। यहाँ तक कि जो मेवाड़ के किले और नगर मुगलों के कब्जे में आ गए थे, वे भी अक्सर उनके हाथों से निकल जाते थे, खासकर तब जब सेनापतियों को बदल दिया जाता था या वापस बुला लिया जाता था। यह विशेष रूप से तब देखा गया जब अकबर ने अपने साम्राज्य की उत्तरी और उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद देवर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने निश्चित रूप से एक निर्णायक जीत हासिल की थी, लेकिन यह जीत देर से आई थी और इसलिए, जबकि इस जीत ने बहुत कुछ सुधार दिया, यह पूरे अतीत को मिटा नहीं सकती थी। 19वीं शताब्दी के मेवाड़ के इतिहास ग्रंथों के अनुसार मृत्युशैया पर पड़े महाराणा प्रताप ने अपने निकटतम सरदारों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे आग्रह किया कि वे मुगल सेनाओं के खिलाफ संघर्ष को जारी रखें और उनके उत्तराधिकारी भविष्य के महाराणा अमर सिंह को कभी भी हथियार न डालने दें। उनके सबसे बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी ने अपने पिता के समक्ष प्रतिज्ञा की कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अर्थात मेवाड़ के राज्य का न्याय और सम्मान के साथ प्रशासन करेंगे और कभी भी मेवाड़ को मुगल साम्राज्य का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अपने जीवन काल के दौरान ही महाराणा प्रताप एक किंवदंती बन चुके थे। उनकी बहादुरी और जबरदस्त चुनौतियों के बावजूद मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखने और राजपूत सम्मान को बनाए रखने के लिए उनकी दृढ़ता के कारण उन्हें नायक के रूप में पूजा जाता था। सदियों के दौरान यह किंवदंती केवल बढ़ती गई और आज भी वह देशभक्ति, शौर्य और वीरता के एक अमर प्रतीक बने हुए हैं। यह सोचना दिलचस्प है कि क्या महाराणा प्रताप ने अपने कुछ अधिक चिंतनशील क्षणों में अपने पूर्वजों के व्यक्तिगत इतिहास पर विचार किया होगा, जिनकी जिंदगी में वनवास, गुफाओं में रहने और अन्य कठिनाइयों के दौर शामिल थे, भले ही वे शाही परिवार में जन्मे थे। ऐसे पूर्वजों की सूची में मेवाड़ की शाही वंशावली के अनुसार भगवान राम शामिल थे, जिन्होंने 14 वर्ष वन में बिताए थे, और अनाथ गुहा, जो गुहिल राजपूतों के पूर्वज थे, जिन्हें भीलों के बीच एक वन गुफा में पाला गया था। फिर उनके अधिक निकटवर्ती पूर्वजों में उनके दादा सांगा और उनके परचाचा राजकुमार पृथ्वीराज और जैमल शामिल थे, जिनकी तीव्र भाई बहन प्रतिद्वंद्विता ने उन तीनों को अपने पिता के जीवन काल में अपने युवावस्था का कुछ हिस्सा अर्धनिर्वासन में बिताने के लिए मजबूर किया था। और स्वयं प्रताप के पिता उदय सिंह, जो अपने सौतेले भाई बाणबीर द्वारा हत्या से बच गए थे, ने अपने बचपन का एक हिस्सा छिपकर बिताया, चित्तौड़ और रणथंभौर के किलों, उनके मामा के राज्य बूंदी और कुंभलगढ़ के जंगलों और किले के बीच भागते हुए। वनवास और वंचना कई ताज पहने सिरों के लिए वास्तविकता का हिस्सा थे,
यहाँ तक कि प्रताप के प्रतिद्वंद्वी अकबर का जन्म भी निर्वासन में हुआ था। शायद प्रताप एक इतने कठोर व्यक्तित्व के थे कि उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि वनवास और कठिनाइयों से भरी जिंदगी मेवाड़ के उनके वंश के लिए पूर्व निर्धारित थी। लेकिन कभी कभी उनके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि वह कितने समय तक अकबर और उसकी सेनाओं का सामना कर पाएंगे। ऐसा क्या था जिसने उन्हें मुगल सेनाओं का बार बार सामना करने के लिए इतना दृढ़ बना दिया? उन्होंने सम्राट अकबर से बातचीत करने या सम्मान पूर्वक शांति के लिए बातचीत करने से इनकार क्यों किया? शायद वह आदर्श जो उन्हें बचपन में सिखाया गया था, एक आदर्श जो विपत्ति के सामने साहस और सम्मान से पहले मृत्यु को चुनने की तैयारी का गुणगान करता था, उनके भीतर इतना गहराई से समाहित था कि वह इसे छोड़ नहीं सकते थे। शायद सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण राजपूत राज्य के प्रमुख के रूप में उन्हें यह कर्तव्य महसूस हुआ कि जब छोटे राजपूत राजकुमार मुगल दरबार के प्रलोभनों के आगे झुक रहे थे, तब वह राजपूत सम्मान की रक्षा करें। हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि इस दृढ़ योद्धा की भावनाओं के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, सिवाय उनके बार बार दोहराए गए इस कथन के कि वह कभी भी मुगलों के सामने अपने हथियार नहीं डालेंगे और वह अपने अंतिम सांस तक मेवाड़ की स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखेंगे। जब प्रताप की मृत्यु की खबर अकबर के दरबार, जो उस समय लाहौर में था, पहुंची, तब मारवाड़ के चारण कवि दुर्सा आढ़ा खड़े हुए और महाराणा की प्रशंसा की। उन्होंने तत्क्षण एक प्रसिद्ध कविता की रचना की और उसे सम्राट के सामने सुनाया। इस कविता में महाराणा प्रताप की प्रशंसा की गई। उन्हें ऐसा व्यक्ति कहा गया जिसने जीवन भर किसी के सामने सिर नहीं झुकाया और जिसने कठिनाइयों को अधीनता के मुकाबले चुना। अस लेगो अंडाग पाग लेगो अनामी, गांव आढ़ा गवड़े जी को वे तो घुरवामी। आपने अपने घोड़ों को शाही मुहर से अंकित नहीं होने दिया। आपकी पगड़ी सबके सामने अविजित रही। आपके शौर्य के गीत दूर दूर तक गाए गए। आपने अपने राज्य का शासन अपने बाएं कंधे से भी चलाया। नवरोजे नहीं गयो ना गांव आतसा नववली, ना गांव झरोखा हेत जेता दुनियाना देहली। आपने कभी नवरोज सम्राट अकबर के नववर्ष उत्सव में भाग नहीं लिया, न ही कभी शाही तंबुओं के सामने उपस्थित हुए। आप कभी शाही बालकनी के नीचे उपस्थित नहीं हुए। दुनिया आपके शौर्य से कांप उठी। गुहिलोत राणा जीती गयो दशना मोंड रसना दिसी, निसास मूक भरिया नयन तो मृत शाह प्रतापसी। प्रताप सिंह, आपकी मृत्यु की खबर सुनकर शाह सम्राट ने अपनी जीभ काट ली, अर्थात सदमे और दुहक में कुछ भी बोलने में असमर्थ, और धीरे धीरे अपनी सांस छोड़ी, जबकि उसकी आंखों में आंसू भर आए। देखो हे गुहिलोत राणा, आपकी जीत हुई। निश्चित रूप से आपने अंतिम दौर जीत लिया। और अब जब बादशाह को आपकी मृत्यु की खबर मिली, तो उसने खुशी नहीं मनाई। देखो सभी, देखो कैसे वह गहरे मौन में डूब गया है। वह आहें भरता है और अपनी जीभ को दांतों के बीच में दबा लेता है। इतना ही नहीं, वह दुहक में अपना सिर झुका लेता है, जबकि उसकी आंखों में आंसू छलक रहे हैं। राजस्थानी स्रोतों के अनुसार अकबर की प्रतिक्रिया इन छंदों पर यह थी कि उसने उदारता पूर्वक कवि को इनाम दिया। यह शायद प्रताप की अंतिम विजय थी।